आज के इस क्लास में जानेंगे निजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मान लो कोई भी सरकारी संपत्ति है या कंपनी है या संस्था है या क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, उसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति को दे देती है या उसको प्राइवेट कर देती है, तो वही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ठीक है, निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्वामित्व और नियंत्रण के निजी व्यक्तियों व संगठनों हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निजीकरण मतलब क्या होता है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं, ठीक है, उसका स्वामित्व और नियंत्रण जो है किसी निजी व्यक्ति को या संगठन को ट्रांसफर कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है या प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। और उस पर मालिकाना हक किसका हो जाएगा, उस व्यक्ति का होगा जो सरकार के द्वारा उसे ले लिया है, और उसको कंट्रोल वही व्यक्ति करेगा, उस पर सरकार का कोई स्वामित्व या कंट्रोलिंग नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ जो है प्राइवेट हो जाएगा, तो जिस व्यक्ति ने लिया वही उसको कंट्रोल करेगा और अपने हिसाब से उसको चलाएगा, तो वही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है या निजीकरण कहलाता है। अब देखो, निजीकरण जो है शेयरों की सार्वजनिक पेशकश, परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री या किसी खास निजीकरण प्रस्ताव के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि के माध्यम से किया जा सकता है। अब निजीकरण जो है शेयरों की सार्वजनिक पेशकश हो गया या जो भी परिसंपत्तियां होती हैं उसकी रणनीतिक बिक्री या किसी खास निजीकरण प्रस्ताव के लिए कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित अन्य किसी भी विधि के माध्यम से उसका प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण किया जा सकता है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो अर्थशास्त्री सुसान जोन्स के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है कि निजीकरण शब्द से तात्पर्य किसी भी कार्यकलाप को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना निजीकरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई भी सरकारी स्कूल है या रेलवे विभाग हो गया, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करती है सरकार, स्कूल को किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देती है, सौंप देती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। और ऐसी स्थिति में उस स्कूल का जो मालिक है, जिस व्यक्ति ने सरकार से लिया वही होता है और उसको अपने हिसाब से चलाता है, उस पर सरकार का कोई स्वामित्व या कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वही क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलापों में केवल पूंजी अथवा प्रबंध विशेषज्ञों का प्रवेश भी हो सकता है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी कार्यकलाप हैं उसमें केवल पूंजी अथवा जो प्रबंध विशेषज्ञ होता है उन्हीं का प्रवेश केवल हो सकता है प्राइवेटाइजेशन में, किंतु अधिकांश मामलों में इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी निजी क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाता है या हस्तांतरण किया जाता है। निजीकरण जो है निजी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाता है। निजीकरण क्यों किया जाता है, जो भी निजी क्षेत्र है या प्राइवेट क्षेत्र होता है उसको मजबूत करने के लिए निजीकरण किया जाता है, ताकि सरकार जो है वाणिज्यिक उत्पादन निजी क्षेत्र पर छोड़कर अपने संसाधनों का उपयोग रणनीतिक और सामाजिक महत्व के क्षेत्रों जैसे कि रक्षा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कर सके। तो सरकार निजीकरण क्यों करती है, सरकार निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन इसलिए करती है जिससे क्या हो, वो जो है अपने वाणिज्यिक उत्पादन निजी क्षेत्रों पर छोड़कर, ठीक है, जितने भी सरकार के वाणिज्यिक उत्पादन है वो क्या करे, प्राइवेट स्कोप पर छोड़कर या प्राइवेट संस्था के ऊपर छोड़कर अपने जो भी संसाधन है उसको अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। ठीक है, और सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में जैसे कि रक्षा हो गया, शिक्षा हो गया और बुनियादी ढांचे के लिए कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। निजीकरण के गुण एवं दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब देखो, निजीकरण के गुण की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा उच्च दक्षता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग, हाई इफिशियंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब इसमें क्या होता है, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं वो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं, वर्क करती हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए जो है वे किसी भी अपव्यय के बिना, और जो भी कर्मचारी होते हैं कार्य करने वाले, उनका जो वेतन होता है या सैलरी जो होता है उनके उत्पादकता से क्या होती है, जुड़ी होती है, जो उन्हें प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि यदि वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी सैलरी काट ली जाएगी। इसलिए जो भी कर्मचारी होते हैं वो बेहतर तरीके से इसमें काम करते हैं, और जो लोग जो है काम में कुशल नहीं होते हैं उन्हें दंडित किया जाता है, और जो लोग काम में कुशल होते हैं, बेहतर तरीके से कार्य करना जानते हैं, उन्हें मौद्रिक या अमौद्रिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे वो क्या करें, कार्य करने के लिए प्रेरित हों।
दूसरा नंबर हो जाएगा राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। मतलब क्या होता है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होता है या पब्लिक सेक्टर होता है या सरकारी क्षेत्र होता है, वह जो है पूर्ण रूप से जो भी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है उससे ग्रस्त होता है या लिप्त होता है, जिससे क्या होता है निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो है गलत निर्णय लिए जाते हैं या अनुचित निर्णय भी ले लिए जाते हैं। परंतु जो भी निजी क्षेत्र होता है या प्राइवेट सेक्टर होता है उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यह जो है सामान्य तौर पर उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होता है, इसलिए इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और निजी क्षेत्र की इकाइयाँ संगठन के सर्वोत्तम हित में पेशेवर तरीके से निर्णय ले सकती हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां होती है उनको जो है सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, और जिससे वे आधुनिक तकनीक को बेहतर तरीके से अपनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। नई तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए ये कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर भी खर्चा करती हैं, जिससे क्या वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो प्रशिक्षित हो सके और अच्छे तरीके से उस संस्था में काम कर सके। ये होता है प्राइवेट करने के फायदे या निजीकरण करने के फायदे। चौथा नंबर हो जाएगा उत्पादों और सेवाओं में गुणवत्ता। तो इसमें जो है जो निजी क्षेत्र होता है वो अपने संसाधनों पर निर्भर होता है, क्योंकि इसमें सरकार का या गवर्नमेंट का कोई सहारा या आशा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए जो निजी क्षेत्र के संगठन होते हैं और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करके अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने की या संतुष्ट करने की पूरी कोशिश जो है निजीकरण में किया जाता है। उनके लिए अपने ग्राहकों को बनाए रखने और राजस्व का निरंतर प्रवाह अर्जित करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। यह बैंकिंग, दूरसंचार आदि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। 5 नंबर हो जाएगा प्रभावी विपणन, इफेक्टिव मार्केटिंग। उत्पादों के विपणन के लिए जो निजी क्षेत्र होता है पेशेवर विपणन एजेंसियों की सहारा लेता है। ठीक है, जितनी भी पेशेवर एजेंसियां होती हैं मार्केटिंग के लिए उसका ये सहारा लेता है, जिससे उनका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो सके, और यह जो है उनके उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था को उच्च आय एवं लाभ होता है, जिससे क्या होती है जो भी निजी क्षेत्र की इकाइयाँ होती हैं वह बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। 6 नंबर हो जाएगा उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, देखो निजी क्षेत्र में कार्य संस्कृति ऐसी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने फैसले के लिए उत्तरदायी होता है। निजी क्षेत्र में पुरस्कार पाने के लिए अपने काम का जो मूल्य होता है उसको सिद्ध करना होता है, जो संगठन को और बेहतर तरीके से प्रभावी बना सकता है। 7 नंबर हो जाएगा प्रतियोगी पर्यावरण, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो निजी क्षेत्र होता है वह जो है अच्छे काम को प्रोत्साहित करता है और जो है अकुशलता को दंडित भी करता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके बीच जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होता है या बनता है, और जितने भी लोग होते हैं वो संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कोशिश करते हैं, और जिससे क्या होता है देश में तेजी से आर्थिक विकास हो सकता है, जो सन 1991 के बाद भारत में देखा गया। 8 नंबर हो जाएगा अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि नए उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र जो है अनुसंधान और जो भी विकास की गतिविधियां होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए यह आवश्यक होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भारतीय दवा उद्योग जो है इसका एक उपयुक्त उदाहरण है या एग्जाम्पल है। 9 नंबर हो जाएगा नव परिवर्तन, जिसे बोलते हैं इनोवेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जो निजी उद्यमी होते हैं वो सरकार के मुकाबले जो है अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं, क्योंकि वह जो है उच्च लाभ का, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का एक लक्ष्य रखते हैं, टारगेट रखते हैं। इस कारण वे जो है व्यापारिक रूप से नए विचारों को या नई चीज़ों को लाने के लिए मार्केट में अग्रसर होते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र में फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे संगठन जो है हाल के नव परिवर्तनकर्ता के रूप में उभर कर आए हैं। 10 नंबर हो जाएगा बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों के विनिवेश से सरकार के पास जो है बिजली उत्पादन, सड़कों आदि जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए
सरकार के पास क्या होता है, धन या जो मनी होता है वो आ जाता है। यह सरकार के संसाधनों को सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में लगाने में सहायता करता है, हेल्प करता है। अब आ जाएंगे निजीकरण के क्या क्या दोष होते हैं या डिमेरिट क्या होते हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा श्रम का शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अब देखो श्रम का शोषण में क्या होता है, निजीकरण में श्रम के शोषण की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में श्रम के लिए बहुत कम भुगतान होता है और जो भी मजदूर होते हैं उन्हें लंबे समय तक या लंबे टाइम तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। निजीकरण करने के बाद जो है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान जो है बिल्कुल नहीं रखा जाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा अधिकारियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, एब्यूज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव। निजी क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों के पास जो है विशाल शक्ति होती है, क्योंकि वे संगठन के बारे में सभी निर्णय स्वयं लेते हैं और वे इस शक्ति का जो पावर उन्हें दिया जाता है निजीकरण में उसका दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त हो जाते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा आय और धन की असमानताएं, इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इसमें क्या होता है, को निजीकरण करने से जो अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार की ओर अग्रसर होती है और इस प्रकार जिनके पास अधिक धन होता है उनका जो है अर्थव्यवस्था पे अधिक नियंत्रण रहता है या कंट्रोल रहता है, और जो गरीब लोग होते हैं निजीकरण से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई क्रय क्षमता नहीं होता, इसलिए उस पर लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं गरीब लोग। तो चौथा नंबर हो जाएगा नौकरी की सुरक्षा का अभाव, लेक ऑफ जॉब सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए नौकरी की कोई सुरक्षा या कोई गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। तो जब प्रबंधन यह महसूस करता है कि उत्पादों की जो मांग है, डिमांड है, वो सुस्त हो गई है, जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो धीमा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, कर्मचारियों को निकाल देता है। इससे देश में असुरक्षा और सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो जाएंगे निजीकरण के गुण एंड दोष।